सर्कस सोमवार से शुक्रवार रात 11:30 बजे डीडी नेशनल पर। मतलब सयाली किसी के लिए इतनी क्रिटिकल है कि कोई मल्टीपल डिवाइसेस हैक करेगा जस्ट टू डिफेम हर। एग्जैक्टली सयाली कुछ तो छुपा रही है। ये जो भी है वो बहुत पावरफुल है, वो कुछ भी कर सकते हैं मेरे साथ। अब इनका काम हो गया तो ये इनएक्टिव हो गए। हम सयाली शर्मा, यू आर नॉट रियलाइजिंग यू आर आउट ऑफ दिस प्रोजेक्ट नाउ। मैंने उससे 5 लाख रुपए लिए थे एक स्टार्टअप में इन्वेस्ट करने के लिए। देखिए साइबर क्राइम की दुनिया बच के रहना हर रविवार सुबह 9 बजे और रात 9 बजे सिर्फ डीडी नेशनल पर। Ramsay House, The Fantasy World, प्रत्येक रविवार रात 10 बजे, पुनः प्रसारण अगले रविवार दोपहर 12 बजे, सिर्फ डीडी नेशनल पर। दर्शकों नमस्कार। स्वस्थ शरीर के लिए जानकारियों की सौगात लेकर आप सभी के सामने मुखातिब हैं कार्यक्रम आपका स्वास्थ्य के सजीव फोन इन कार्यक्रम में। मैं हूँ आज कार्यक्रम में आपका दोस्त भी और होस्ट भी डॉक्टर स्वप्निल जैन। शो कार्यक्रम आपका स्वास्थ्य आप सभी जानते हैं, जहाँ पर हम आपको अलग अलग प्रकार की बीमारियों के बारे में जानकारी देते हैं। इसके पीछे हमारी मानसिकता यही, हम चाहते हैं आप स्वस्थ रहें। अगर किसी कारण से आप अस्वस्थ हैं तो हमारे कार्यक्रम के माध्यम से हमारे द्वारा जो एक्सपर्ट कार्यक्रम में उपलब्ध होते हैं उनके द्वारा जो जानकारी दी जाती है उसे अपनी जीवन शैली का हिस्सा बनाकर आप पुनः स्वस्थ हो जाएं। इसी श्रृंखला में दर्शकों बहुत खास बातचीत हम करने वाले हैं। आज हम बातचीत करने वाले हैं ग्लूकोमा के बारे में। ग्लूकोमा के इलाज के बारे में तो बात करेंगे, साथ ही साथ उस बीमारी के क्या प्रारंभिक लक्षण होते हैं और अंधत्व में ये बीमारी कितना महत्वपूर्ण एक पायदान बन चुकी है। अगर हम अंधत्व की बात करें, भारत में अभी अंधत्व का जो आंकड़ा है वो वाकई बहुत अच्छा नहीं है। ऐसे में ग्लूकोमा के बारे में अगर जानकारी आपको नहीं होगी तो ये बड़ी दिक्कत की बात है। तो यही सब विषय के कारण हम आज ये अपने कार्यक्रम में बातचीत करेंगे और इस विषय पर बातचीत करने के ऑलरेडी हमारे साथ स्टूडियो में मौजूद हैं, एक्सपर्ट हैं। डॉक्टर अर्पिता अग्रवाल मैडम हैं, आप नेत्र रोग विशेषज्ञ। मैंने आपका कार्यक्रम में स्वागत है। नमस्ते सर। जैसे कि आप सभी जानते हैं हमारा आज का ये अंक सजीव फ़ोन इन होता है। 2 नंबर आपकी टीवी स्क्रीन पर लगातार डिस्प्ले होंगे, आप चाहें तो नोट कर लें। पहला लैंडलाइन यूज़र्स के लिए नंबर है 0755 भोपाल का STD कोड दबाएँ आप 2660049। दूसरा टोल फ्री नंबर है 1800-233-0040। ये दोनों फ़ोन लाइन शाम को 5:30 बजे तक खुली हुई है। अगर आप चाहें तो डॉक्टर अर्पिता अग्रवाल मैडम से सीधे बातचीत कर सकते हैं। 5 बजे तक आपके मन में कोई भी प्रश्न है ग्लूकोमा के बारे में आप पूछ सकते हैं। मैडम शुरू करते हैं। मैडम, जो व्यक्ति आज हमारे साथ जुड़ा हुआ है कार्यक्रम में, सबसे पहले तो यही हम चाहते हैं कि उसको ये जानकारी हो कि ग्लूकोमा बीमारी होती क्या है और ये हमारे नेत्र को किस प्रकार से नुकसान पहुँचाती है। ग्लूकोमा जो है वो आँख की नस की बीमारी होती है और आँख की नस जो है वही सबसे इम्पॉर्टेंट होती है जिससे हमारी रोशनी, जिसे हम देख पाते हैं। तो आप जो ग्लूकोमा है उसमें जो नुकसान होता है ऐसा नहीं कि एकदम से हो जाता है, बहुत धीरे धीरे बहुत धीमी गति में इसमें नुकसान होता है। लेकिन इस बीमारी की ख़ास बात यह है कि इसमें सिम्टम्स बहुत कम होते हैं। तो सिम्टम्स ना होने की वजह से मरीज़ को पता ही नहीं लगता कि उनको लॉस भी हो रहा है। तो इसलिए इसकी जानकारी, इसकी अवेयरनेस, इसके बारे में जानना बहुत ज़रूरी है। बिल्कुल। दर्शकों, कुछ बीमारियां होती हैं जिसमें एजुकेशन यानी कि उसकी जानकारी होना बहुत ज़रूरी है। जैसे डॉक्टर अर्पिता मैडम ने बताया कि इसके लक्षण उतने ज़्यादा रहते नहीं हैं ताकि हम उस बीमारी को पहचान पाएँ। तो ऐसे में इसकी अवेयरनेस, इसको किस प्रकार से हम पकड़ सकते हैं, प्रारंभिक अवस्था में इस बीमारी के बारे में कैसे डॉक्टर से पता कर सकते हैं, वो हमें जानकारी होना ज़रूरी है। मैम, जैसे कि हम देख रहे हैं कि स्क्रीन पे एक इमेज है, तो ये क्या दर्शाता है, ऐसा क्यों लिखा गया है? तो ये जो ग्लूकोमा होता है साइलेंट थीफ ऑफ साइट। साइलेंट थीफ ऑफ साइट मतलब आपको पता भी नहीं लगेगा कि आपकी रोशनी कम हो रही है।
तो इसमें जो रोशनी है आपको देखने में नहीं पता लगेगा, लेकिन इसमें देखने का दायरा, जो हमारे देखने का दायरा है वो धीरे धीरे कम होने लगता है। तो पहले ये ऊपर के हिस्से से जाएगा या नीचे के हिस्से से जाएगा, फिर साइड से जाएगा, फिर दूसरी तरफ से जाएगा, फिर वो सेंट्रल विजन को इफ़ेक्ट करता है। तो जब तक ये सेंट्रल विजन तक आता है तब तक वो एहसास ही नहीं होता कि ये इतना लॉस हो गया है। तो पता कैसे लगता है कई बार कि हम दरवाजे से टकराने लगते हैं, या आप ड्राइव कर रहे हैं तो सडनली आपके सामने से कोई साइकिल आ जाती है, लेकिन वो सडनली नहीं आती, वो क्योंकि आपको साइड का नहीं दिख रहा, वो जब बीच में आती है तभी आपको दिखा, इसलिए ऐसा होता है। तो ये एक तरीका है जानने का, लेकिन ये वो स्टेज है जिसमें बहुत एडवांस डैमेज हो चुका है। तो इसीलिए इस बीमारी को साइलेंट थीफ ऑफ साइट भी कहते हैं। जी मैम, अगर जैसे आपने बोला कि एक साइलेंट थीफ साइट, क्या जैसे लोग को मोतियाबिंद का तो बहुत नाम जाना पहचाना है, ये कांच बिंद, काला बिंद, क्या यही इसको ग्लूकोमा बोलते हैं? क्योंकि ये लोगों के लिए एक जाना पहचाना नाम है, और ऐसा क्यों बोलते हैं, इसके पीछे कोई साइंटिफिक रीज़न है? तो मोतियाबिंद जो है वो आँख के लेंस की बीमारी है, लेकिन जो काचियाबिंद है ये आँख की नस की बीमारी है। दोनों बिंद जरूर है लेकिन बहुत अलग हैं। तो मोतियाबिंद तो बहुत कॉमनली ये एजिंग प्रोसेस होती है, एक एज के बाद, जैसे आँख के जैसे सर के बाल सफ़ेद होते हैं वैसे ही आँख का लेंस जो है धीरे धीरे सफ़ेद होने लगता है। उसको हम हटा के एक नया लेंस डाल देते हैं तो पूरी रोशनी आ जाती है। लेकिन अगर हम काचियाबिंद की बात करें तो ये आँख का ये जो काचियाबिंद है उसमें क्या होता है, आँख का प्रेशर बढ़ने लगता है। आँख का प्रेशर क्यों बढ़ता है? हमारी आँख में एक तरह का फ्लूइड है वो बनता रहता है और एक दूसरे रास्ते से निकलता रहता है। जैसे इमेज में अगर अपन बता पाए मैम, तो इसमें क्या हो रहा है, आँख जी, इसमें क्या हो रहा है, आँख एक बार इमेज वापस दिखा दें जी। तो जो फ्लूइड है एक्वेस ह्यूमर ये बंद तो रहा है, लेकिन जो निकलने वाला रास्ता है उसके जो छेद होते हैं वो एक एज के बाद बंद हो जाते हैं। तो बनता जा रहा है फ्लूइड लेकिन निकल नहीं पा रहा है। इससे क्या होता है, आँख का प्रेशर बढ़ने लगता है। ये जो आँख का प्रेशर होता है ये आँख की मोस्ट सेंसिटिव एरिया जिसको हम कहते हैं ऑप्टिक नर्व, उसको डैमेज करने लगता है। तो वो एक बार डैमेज हो जाए तो उसको हम ठीक नहीं कर सकते। तो मरीज़ जिस भी स्टेज में आता है, अर्ली डैमेज है तो हम उसको उसी स्टेज पे रोक सकते हैं। मान लीजिए 10% डैमेज है लेकिन 90% को हम बचा सकते हैं। तो इसलिए इस बीमारी में जितना डैमेज, जो अर्ली डिटेक्शन है वो बहुत इम्पोर्टेंट है। बिल्कुल, जितनी जल्दी इस डॉक्टर के पास हम जाएंगे और अगर वो बीमारी प्रथम अवस्था में ही अगर डॉक्टर बता दें कि आपको ग्लूकोमा है तो वो पूर्णतः ठीक हो सकती है, या फिर एटलीस्ट उसको रोका जा सकता है, बीमारी को जीवन पर्यंत थामा जा सकता है। तो बहुत ज़रूरी है कि अगर आपको किसी भी प्रकार से आँख में कोई दिक्कत महसूस हो रही है या फिर आप रूटीन चेकअप के लिए जा रहे हैं तो एक बार ज़रूर बोलें कि आप हमारी ग्लूकोमा की भी जांच करें। मैम, जैसे आपने बताया कि प्रेशर डेवलप होता है इसमें, तो इसका क्या कारण क्या होता है? क्योंकि हमने देखा है, जैसे आपने मोतियाबिंद की बात की, वो तो जीवन में हर एक को उस बीमारी का सामना करना है, लेकिन ये कांचियाबिंद हर एक व्यक्ति को नहीं हो रहा, तो क्या इसका प्रमुख कारण है? अगर हम ग्लूकोमा की बात करें या काचियाबिंद की बात करें तो कुछ लोगों को ये होने की पॉसिबिलिटी ज़्यादा होती है। अगर आपकी एज 40 से ज़्यादा है या आपके परिवार में किसी को ऑलरेडी ग्लूकोमा है, क्योंकि ये अनुवांशिक बीमारी है, तो परिवार में किसी को ग्लूकोमा है तो सारे फैमिली मेम्बर्स को एक बार ज़रूर चेकअप कराएं। तीसरा, आपका बीपी या शुगर के अगर मरीज़ हैं तो उनको भी ग्लूकोमा के लिए एक बार ज़रूर चेकअप कराएं। बाकी अगर आँख में पहले कभी चोट लगी है उनको भी ग्लूकोमा होने के चांसेस ज़्यादा होते हैं, या चश्मे का नंबर बहुत एक्सट्रीम में ज़्यादा माइनस में है या प्लस में है, उन लोग को भी ग्लूकोमा होने के चांसेस ज़्यादा होते हैं। जी, एक कॉलर इस बीच पे हमारे साथ जुड़े हैं, शेख हैदर खान साहब हैं रतलाम से। खान साहब अपना प्रश्न पूछ सकते हैं शेख हैदर जी। हाँ नमस्ते सर। हाँ नमस्कार सर, मेरा सवाल था आपसे कि मतलब ये जो बीमारी है जो ग्लूकोमा, ये सर किसी अवस्था में हो सकती है, बच्चों को हो सकती है, मतलब बुजुर्गों को हो सकती है? जी, ये ज़्यादा कॉमनली तो 40 के बाद होती है, लेकिन ये बच्चों में भी हो सकती है जिसको हम कहते हैं कंजेनाइटल ग्लूकोमा। तो उस केस में ऐसा लगता है कि जब बच्चे पैदा होते हैं तो उनकी आंखें ज़्यादा बड़ी दिखती हैं,
तो वो जो बड़ी आंखें वो सुंदरता का प्रतीक नहीं है। अगर आपको ज़रूरत से ज़्यादा उनकी बड़ी आंखें दिख रही हैं तो वो एक ग्लोकोमा भी हो सकता है। तो एक बार आई चेकअप ज़रूर कराएं। कई बार बच्चों को हम एलर्जी होती है तो हम स्टीरॉइड्स बहुत डालते हैं, तो कई बार वो स्टीरॉइड आई ड्रॉप्स की वजह से भी उनको ग्लोकोमा होने के चांसेस होते हैं। तो ज़्यादा कॉमन ये ओल्ड एज में होता है, लेकिन बच्चों में भी हो सकता है। और एक होता है जुवेनाइल ओपन एंगल ग्लोकोमा, जो 40 से कम की उम्र में भी हो सकता है। जी, बच्चों में भी ये बीमारी उतनी अनकॉमन नहीं है, मतलब रेयर नहीं है, हो सकता है। और जैसा डॉक्टर अर्पिता मैडम ने बताया कि अगर स्टेरॉइड्स के ड्रॉप्स हम आँख में बिना डॉक्टर की सलाह के बहुत लंबे समय तक अगर उसका प्रयोग करते हैं तो ये एक प्रमुख कारण है ग्लूकोमा का। तो आप किसी भी तरह का कोई भी अगर ड्रॉप सिर्फ मेडिकल स्टोर से ख़रीद कर डाल रहे हैं या किसी से दूसरे व्यक्ति से जानकारी लेके डाल रहे हैं तो वो अवश्य आपको हानि पहुंचा सकता है। तो एक बार ज़रूर आप चिकित्सक से इसके लिए संपर्क करें, फिर आँख में किसी भी प्रकार का कोई भी आप ड्रॉप यूज़ करें। मैम, अगर जैसे आपने बताया कि इसके कारण में कहीं ना कहीं जेनेटिक फैक्टर होता है, ब्लड प्रेशर हो गया, डायबिटीज़ हो गया, या फिर स्टेरॉइड का गलत तरीके से दुरुपयोग दवाई का हो गया, तो इसके अलावा कौन उन रिस्क फैक्टर में भी कुछ पेशेंट्स रहते हैं कि हमने देखा अक्सर कि ग्लूकोमा के पेशेंट एक पर्टिकुलर रिस्क फैक्टर वाले पेशेंट्स या जिनका जो पूरी तरीके से इनकी फैमिली में नहीं हो उसके बाद भी होने के चांसेस होते हैं, तो ऐसा कोई रिस्क फैक्टर का भी पेशेंट्स हैं इसमें? तो उसमें देखिए, फैमिली में अगर हिस्ट्री है तो डेफिनेटली चांसेस ज़्यादा है होने के, लेकिन बाकी जो रिस्क फैक्टर्स मैंने आपको बताया, एक एज के पर्टिकुलर एक एज के बाद एक रूटीन आई चेकअप ज़रूर कराएं। कई बार ऐसे पेशेंट्स भी आते हैं हमारे पास जो फर्स्ट टाइम ऐसे ही रूटीन आई चेकअप कराने आए और हमने देखा अरे ये तो बहुत एडवांस स्टेज में है ग्लोकोमा। तो उस स्थिति से बचने के लिए 40 के बाद या 40 टू 45 एज के बाद एक चेकअप ज़रूर कराएं। तो रिस्क फैक्टर्स वही जो मैंने आपको बताया, बीपी, शुगर, या आँख में चोट लगी हो, या आप लंबे समय से स्टीरॉइड्स का सेवन कर रहे हो इन द फॉर्म ऑफ आर्थराइटिस का ट्रीटमेंट या स्किन डिजीजेस का ट्रीटमेंट, तो उन लोगों के लिए ये अनिवार्य है कि वो एक बार जांच जरूर कराएं और इस चीज़ को रूल आउट कर लें। जी जी, एक कॉलर है हमारे साथ, नंद स्वरूप मिश्रा जी हैं, बाराबंकी यूपी से, उत्तर प्रदेश से जुड़े हैं। नंद स्वरूप जी, अपना प्रश्न पूछ लें आप। हाँ, नमस्कार सर। मैं जानना ये चाहता हूँ, आदमी के जीवन में 3 चीज महत्वपूर्ण होती हैं। हाथ गया तो स्वाद गया, आँख गया तो जग, और कान गया तो सब गया, जीवन हो गया बंद। तो ऐसी दशा में जो हमारे आंखें होती हैं, हम कंप्यूटर पे काम करते हैं, टीवी देखते हैं, मोबाइल देखते हैं, हमें कितनी देर तक देखना चाहिए, फिर हमें रिलैक्स लेना चाहिए, आंखों को पलकों को कितनी झपकी देनी चाहिए, और हमें नींद कितनी लेनी चाहिए। बहुत लोग तो 24 घंटे काम करते हैं, कोई 14 घंटा काम करता है, तो हमें आंखों को नींद कितनी देनी, और जो तेज लाइटें होती हैं उससे हमको कैसे बचना चाहिए। तो देखिए, जो आपने क्वेश्चन करा बहुत अच्छा सवाल है ये, और ये बहुत कॉमन प्रॉब्लम देखी गई है, स्पेशली जब स्क्रीन्स के आगे होते हैं और 8-8, 10-10 घंटे का काम होता है, लोगों का कंप्यूटर यूज़ होता है, तो बीच बीच में शॉर्ट ब्रेक्स जिसे कहते हैं वो देने चाहिए। एक रूल होता है 20-20-20 का रूल होता है, जिसमें आप 20 सेकेंड के लिए हर 20 मिनट के बाद 20 सेकेंड के लिए 20 फीट दूर देखना है। ये वही है, मतलब आपको शॉर्ट ब्रेक्स देने हैं। तो स्क्रीन से आप नज़र हटा के थोड़ी देर दूर देखिए या थोड़ी देर आई क्लोज कर लीजिए, ये आपके लिए बहुत इंपॉर्टेंट है। जिस टाइम पे आप सोच रहे हैं स्क्रीन ना देखिए, आप दूर देखिए। तो कंटिन्यूस स्क्रीन का प्रॉब्लम क्या है कि आप ब्लिंक नहीं करते हैं। भगवान ने हमारी आँख इतना अच्छा मैकेनिज्म दिया है, जितनी बार हम ब्लिंक करते हैं एक पानी की लेयर आती है। अब हम ब्लिंक ही नहीं करेंगे तो वो फिर ड्राइनेस लगता है, ईचिंग लगता है, या लाली आ जाती है आँख में। तो ये जो शॉर्ट ब्रेक्स है ये बहुत इम्पॉर्टेंट है। बिल्कुल, कहीं ना कहीं ये 20-20-20 का जो मैडम ने फार्मूला बताया है बहुत इम्पॉर्टेंट है, और कंप्यूटर विजन सिंड्रोम भी इसे नाम बोलते हैं। तो इसको आप ज़रूर उपयोग करें। लगातार अगर आप स्क्रीन देख रहे हैं तो 20 मिनट बाद या आधी घंटे के अंदर कम से कम 20 सेकंड का एक ब्रेक लेके और 20 फीट दूरी पे अपना कोई चीज़ देखें। हो सकता है आप ग्रीन कोई चीज़ लगा लें तो उससे और ज़्यादा आपको फ़ायदा मिलेगा। तो इस पे आप ज़रूर विशेष रूप से ध्यान रखें। बाकी मैम एक प्रश्न और था इनका कि एज रिलेटेड बीमारी, क्या ग्लूकोमा एज रिलेटेड बीमारी के अंतर्गत भी आती है? जैसे कॉलर हम जानना चाह रहे थे कि उम्र दराज जो बीमारियां आँखों की होती हैं जिसमें विजन अफेक्ट होता है, उसके से हम रोक सकते हैं? हाँ, ये
एज का फैक्टर तो बहुत इम्पोर्टेंट है ही, चाहे वो कैटरेक्ट हो चाहे वो ग्लोकोमा हो। तो एक पर्टिकुलर एज के बाद, इसीलिए हम बोलते हैं कि इस एज के बाद 40-45 के बाद एक रूटीन आई चेकअप ज़रूर कराएं, क्योंकि मैक्सिमम टाइम हम इसको अगर आई की सारी डिजीज़ेस देखें तो मैक्सिमम कैटरेक्ट एंड ग्लोकोमा मोस्ट कॉमन है, और वो हम इस स्टेज पे पकड़ पाते हैं। प्लस बीपी शुगर के जो मरीज़ हैं उनको जो रेटिना का प्रॉब्लम होता है वो भी इस स्टेज पे हम पकड़ पाते हैं। तो इसलिए एज का बहुत महत्व है जी। अच्छा मैम, जैसे जो रूटीन चेकअप के लिए आई, जैसे जिनको चश्मे लगे हुए हैं, जिनके नंबर्स हैं, वो रूटीन चेकअप के लिए जब जाते हैं तो क्या वहाँ पर ग्लूकोमा की जांच होती है कि बोलना पड़ता है कि एक बार प्रेशर चेक करें? क्या एक रूटीन हैबिट में आप लोग प्रेशर चेक करते हैं? बहुत अच्छा प्रश्न है, और ये बहुत कॉमनली देखा गया है कि पेशेंट सिर्फ हमारे पास आया कि हमें तो चश्मे का नंबर चाहिए, लेकिन जब हमने चेक करते हैं तो हम आई प्रेशर भी चेक करते हैं, और आई प्रेशर के साथ साथ हम उनकी नस भी चेक करते हैं। जब नस चेक करते हैं उसमें कुछ डाउट आता है तो फिर हम अन्य जांचें भी करते हैं। अन्य जांचों में जो है गोनियोस्कोपी होता है, एक फील्ड टेस्ट होता है जिसमें अगर हमें लग रहा है कि इस नस में डैमेज है तो वो फंक्शनली कितना डैमेज है वो हमें पेरीमेट्री या विजुअल फील्ड टेस्ट से पता लगता है। जो मैंने आपसे बात की थी, आँख देखने का दायरा कम हो जाता है, वो दायरे को चेक करने के लिए एक पेरीमेट्री टेस्ट होता है, वो करते हैं जी। तो मैम तकरीबन कितना एक नॉर्मल प्रेशर आना चाहिए अगर? तो नॉर्मल आँख का प्रेशर जो होता है वो 10 to 20 मिलीमीटर ऑफ मर्करी होता है। ओके। इससे ज़्यादा है तो हमको ज़रूर सस्पिशियस होना चाहिए कि कहीं ग्लोकोमा तो नहीं है। इसके लिए बिल्कुल, आप जब रूटीन चेकअप के लिए जाते हैं तो ये मैडम ने बहुत अच्छी बात बोली कि ऑलरेडी डॉक्टर्स अवेयर हैं इसको लेकर, और वो आपका ग्लूकोमा यानी कि प्रेशर ज़रूर आई का चेक करते हैं। अगर उन्हें लगता है प्रेशर ज़्यादा है तो वो ज़रूर आपको बताएंगे, और ऐसे में ग्लूकोमा की जांच तो होती है। लेकिन कई बार हमें लगता है कि जो लोगों को स्पेक्स नहीं लगे हैं वो किसी कारण से जाते नहीं हैं डॉक्टर के पास। तो हो सकता है कि स्पेक्स भले नहीं लगे हों लेकिन ग्लूकोमा आपको हो सकता है, तो आप साल में एक बार ज़रूर जाके अपना आई टेस्ट कराएं। एक कॉलर है भोपाल से, डॉक्टर प्रदीप साहू हमारे साथ जुड़े हैं। डॉक्टर प्रदीप, अपना प्रश्न पूछ सकते हैं आप मैडम से? जी। सबसे पहले तो आज आपने कहा था कि आपका दोस्त और आपका होस्ट, तो मैं अपने दोस्त और अपने होस्ट डॉक्टर स्वप्निल जैल को गुड इवनिंग बोलता हूँ। नमस्कार सर, गुड इवनिंग। मैडम को भी गुड इवनिंग बोलता हूँ। गुड इवनिंग सर। मैडम ये बताइए, आपने कहा कि जो ग्लूकोमा होता है ये जनरली इसमें फैमिली हिस्ट्री होती है, आनुवंशिक होता है। चलिए ठीक है, अपन मानते हैं होता है, नहीं होता है वो तो किसी में होगा किसी में नहीं होगा। उसकी जो पिछली पीढ़ियों में जो सबसे पहले जिसको ग्लूकोमा हुआ था, वहाँ पे कोई फैमिली हिस्ट्री नहीं होगी, तो उसका क्या कारण था? कहीं ना कहीं तो इसकी शुरुआत मतलब विदाउट जेनेटिक भी कुछ ना कुछ कारण से होता है। हाँ, ऐसा कोई ज़रूरी नहीं है कि आपके परिवार में किसी को ग्लोकोमा नहीं रहा हो और ऐसा आप उससे आपको नहीं हो सकता, नहीं हो सकता, ऐसा नहीं है। इसीलिए मैंने ये नहीं कहा कि जिनकी परिवार में उन्हीं को चेकअप कराएं। जो भी 40 के ऊपर हैं उनको एक बार ज़रूर चेकअप कराएं। तो परिवार में है तब तो बहुत ज़्यादा चांसेस बढ़ जाते हैं, लेकिन एक पर्टिकुलर एज के बाद आपका चेकअप कराना बहुत ज़रूरी है। बिल्कुल मैम, अगर निदान की बात करें, ट्रीटमेंट पार्ट की बात करें, तो वो सबसे इम्पॉर्टेंट। अगर ग्लूकोमा एक बार हमें पता चल गया, भले जैसे आपने बोला कि 10, 20, 30% तक आई को वो अफेक्ट कर चुका, उसके बाद भी पता चला तो हम 70% के लिए वर्कआउट कर सकते हैं। तो उसके लिए कैसे शुरुआत होती है, किस प्रकार का ट्रीटमेंट होता है इसमें? तो ग्लोकोमा का जो ट्रीटमेंट होता है वो सबसे ज़रूरी बात है, वो ड्रॉप्स के फॉर्म में होता है। हमको ज़्यादातर टाइम टैबलेट्स नहीं देनी पड़ती हैं, देनी भी पड़ती है तो बहुत इनिशियल स्टेजेस में देनी पड़ती हैं। और दूसरी इम्पॉर्टेंट बात है, इसमें जो ट्रीटमेंट होता है वो लाइफ लॉन्ग होता है। लाइफ लॉन्ग मतलब जैसे आप बीपी शुगर है आपको हो गया तो आपको टैबलेट्स दी जाती हैं और वो फिर आपको कंटिन्यू करनी होती है। सेम विद ग्लोकोमा। ग्लोकोमा में जो ड्रॉप शुरू होती हैं वो लाइफ लॉन्ग चलती है, क्योंकि उसी से तो आपका आँख का कंट्रोल हो रहा है। कुछ 10-20% में अगर दवाइयों से या ड्रॉप से कंट्रोल नहीं आया तो हमको सर्जिकल ऑप्शंस में भी जाना पड़ता है। जी, तो मैम जो आई ड्रॉप रहती है वो जीवन पर्यंत चलती है, मतलब क्या अब इस पहले तो मेरे को जितनी जानकारी काफ़ी 2-3 प्रकार की ड्रॉप्स डलती थी, दिन में कई बार डलती थी। अब कुछ पेशेंट्स बोलते हैं कि हमें एक ही ड्रॉप हमें डालना पड़ता है, तो क्या इसमें भी कुछ बदलाव आया ट्रीटमेंट पार्ट में? तो अब जो ड्रॉप्स हैं वो बहुत सारे अभी कॉम्बिनेशन ड्रॉप्स भी आ गई हैं। ऐसा नहीं है कि पहली बार आए और हमने सारी ड्रॉप शुरू कर दी। तो जब भी हम पेशेंट आते हैं तो पहले हम एक ड्रॉप शुरू करते हैं, फिर देखते हैं उससे प्रेशर कैसा है, फिर अगर उससे भी कंट्रोल नहीं हो रहा तो 2 ड्रॉप्स लेते हैं
और 2 ड्रॉप्स कोई ज़रूरी नहीं है कि वो 4 बार डालें, मतलब एक ड्रॉप 2 बार, दूसरी ड्रॉप 2 बार, 4 बार एप्लीकेशन डालने की ज़रूरत नहीं है। वो कॉम्बिनेशन ड्रॉप्स भी होती हैं जिसको हम सुबह शाम डालेंगे तो बस 2 एप्लीकेशंस होंगे। इसी तरह से अदर कॉम्बिनेशंस भी अब आ गए हैं, जिसकी वजह से अगर हम सोचें कि हम सारी ड्रॉप्स डाल रहे हैं तब भी पूरे दिन में आपको 3 एप्लीकेशंस होते हैं, एक ड्रॉप को सुबह शाम और एक ड्रॉप को रात में। तो इस तरह से अगर एक पेशेंट को सारी ही ड्रॉप्स डालनी है तब भी इस कॉम्बिनेशन के फॉर्म में वो सिर्फ 3 बार अप्लाई करता है, तब भी वो ड्रॉप्स को डाल सकता है। और क्योंकि लाइफ लॉन्ग ट्रीटमेंट है इसलिए कंप्लायंस जिसे कहते हैं इट्स वेरी इंपॉर्टेंट। जी मैम, अगर जैसे मैं वापस रिस्क फैक्टर की थोड़ी बात करना चाहूँगा, क्योंकि वो एक प्रमुख कारण है और वो लोग एक रडार पे रहते हैं कि उनको जाके तुरंत चेक कराएं। अगर वो संक्षिप्त में आप रिस्क फैक्टर 4-5 बताएं और इमेज के माध्यम से अगर आप बता दें जिस प्रकार से। तो आप इस पे देख पा रहे हैं कि जिनको फैमिली हिस्ट्री है वो एक बहुत इम्पॉर्टेंट रिस्क फैक्टर है। बाकी बीपी, शुगर और हार्ट डिजीज़ है तो ऐसा नहीं सबको ग्लोकोमा हो सकता है, लेकिन एक कॉमन एसोसिएशन देखा गया है। और फिर 40 इयर्स के ऊपर अगर एज है तो उनको ज़रूर एक बार आई चेकअप कराना चाहिए। और चोट लगी हो आँख में या स्टीरॉइड का सेवन कर रहे हो बहुत लंबे समय से तो उनको अपनी आईज ज़रूर चेकअप करानी चाहिए। बाकी इसकी अवेयरनेस के लिए एक वर्ल्ड ग्लोकोमा वीक मार्च के 2nd वीक में हर साल मनाया जाता है। तो इस साल भी ये बनाया जा रहा है और ये 9 से 15 मार्च के बीच में इसको हम मनाएंगे। और इस दौरान लगभग सभी हॉस्पिटल्स में इसकी स्क्रीनिंग लगभग फ्री होती है। तो आप इसका लाभ उठाइए, खुद जागरूक होइए, आसपास के सभी लोगों को जागरूक करिए और नुकसान होने से बचाइए। जी मैडम, जैसे आपने बोला कि अवेयरनेस वीक में सभी डॉक्टर बड़े डेडिकेशन उनका रहता है और 9 मार्च से 15 मार्च तक तकरीबन पूरे वर्ल्ड में इस तरह के अवेयरनेस वीक मनाया जाता है। तो इसके पीछे मानसिकता तो यही कि लोगों में अवेयरनेस बढ़े। तो किस प्रकार से पेशेंट्स को या उनको आप लोग मोटिवेट करते हैं कि वो चेकअप कराने आए? तो कुछ उसकी थीम होती है या उस पर वर्क करते हैं आप तो लोग? इस बार भी हम लोग वर्ल्ड ग्लोकोमा वीक मना रहे हैं। तो 9 मार्च को हम लोग एक अवेयरनेस रैली निकाल रहे हैं जो कि हर साल होता है। तो भोपाल सिटी या किसी भी सिटी के सारे डॉक्टर्स मिलके एक रैली निकालते हैं ताकि लोगों में, और स्लोगन्स के साथ और पोस्टर्स के साथ, ताकि लोगों में इस चीज़ की अवेयरनेस आए। बाकी सब लोग अपने अपने हॉस्पिटल्स में ग्लोकोमा स्क्रीनिंग फ्री करते हैं। बहुत सारे लोग इंटरेक्शन प्रोग्राम्स रखते हैं ताकि पेशेंट्स तो आए लेकिन पेशेंट्स के साथ जो उनके रिलेटिव्स हैं वो भी साथ में आए, वो भी हमारी बात सुने और अवेयर हो और एक बार आई चेकअप तो ज़रूर कराएं। क्योंकि बहुत बार ऐसा देखा गया है कि भाई साथ में जो आए हैं उनको वो हमने बोला आप भी अपना चेकअप कराएं और उनको देखा तो उनको भी ग्लोकोमा था। तो ये सब अवेयरनेस प्रोग्राम्स हैं और ये ग्लोकोमा अवेयरनेस प्रोग्राम इसलिए भी बहुत ज़रूरी है ताकि हमको जो एडवांस स्टेज है उस तक पहुंचने से पहले हम उसको पकड़ लें। अर्ली डिटेक्शन एक की वर्ड है ग्लोकोमा के लिए, उसको हम समझ लें। बिल्कुल। और 9 तारीख से 15 मार्च तक आप जाएं और एक बार ज़रूर आप अपनी आई टेस्ट कराएं। और सब जैसे डॉक्टर अर्पिता मैडम ने बोला कि तकरीबन सभी डॉक्टर के यहाँ स्क्रीनिंग फ्री होती है, तो इसका ज़रूर आप लाभ उठाएं। मैम, जैसे आपने बोला कि इसका जो आई ड्रॉप डलता है वो तकरीबन बीमारी को रोक देता है। तो अगर कई लोग होते हैं जो उतने बहुत ज़्यादा अवेयर नहीं होते, वो कुछ समय डालते हैं, चूँकि ये तकलीफ़ दे नहीं रहा, आपको सामने का विज़न प्रॉपर है, तो पेशेंट उतने तरीके से ड्राई ड्रॉप डालते नहीं। अगर कोई बीच में छोड़ देता है तो फिर वो कब शुरू कर सकता है, इसके क्या कॉम्प्लिकेशन हो सकते हैं, ये थोड़ा सा संक्षिप्त में मैडम बताएं। जो आप बात कर रहे हैं ये बहुत कॉमन प्रॉब्लम है और हम देखा गया है कि हमको बहुत ज़्यादा काउंसलिंग भी करनी पड़ती है इस चीज़ के लिए कि लाइफ लॉन्ग ट्रीटमेंट होना है। तो कई बार 1/3 लोग तो ट्रीटमेंट शुरू करते हैं उसके बाद छोड़ देते हैं। तो ये आपके माध्यम से मैं ये बोलना चाहूँगी कि इसका ट्रीटमेंट बहुत ज़रूरी है। आपको सपोज़ आपने 2 दिन ड्रॉप्स नहीं डाले, जब आपको याद आए तुरंत से ड्रॉप डालें और कोशिश करें कि ये जो गैप्स आते हैं ये बिल्कुल ना हो।
बहुत कॉमनली होता है कि एक ड्रॉप ख़त्म हो गई, दूसरी आने में 1 हफ्ता लग जाता है। तो मैं हमेशा ये बोलती हूँ पेशेंट्स को कि आप 2 ड्रॉप ला के रखें, एक ख़त्म हो जाए तो दूसरी तुरंत से ला के रखें, ताकि ये आपका गैप ना हो और तुरंत से आप वो ड्रॉप्स डालना शुरू करें। तो कंप्लायंस इसमें बहुत ज़रूरी है, लेकिन ये भी समझ लीजिए कि इसमें जो नुकसान होता है बहुत धीरे धीरे होता है, तो इसलिए डरने की बात नहीं है। ऐसा नहीं सोचिए कि आप एकदम से अंधे हो जाएंगे, बहुत स्लो प्रोसेस होती है, इसलिए इसका आप डरिए नहीं, लेकिन अवेयर ज़रूर रहिए इस बीमारी से। बिल्कुल। डॉक्टर अर्पिता अग्रवाल मैडम, आप यहाँ आए और इतने कम समय में जो जानकारी आपने ग्लूकोमा की दी, हमें विश्वास है कि जो दर्शक आज हमारे साथ जुड़े थे उन्हें अवश्य इसका फ़ायदा मिलेगा। हमारे स्टूडियो में आने के लिए धन्यवाद। थैंक यू मैम। थैंक यू। तो दर्शकों, देखा आपने कि ग्लूकोमा अवेयरनेस वीक भी अब सामने है। 9 तारीख से 15 मार्च के बीच में आप जाएं और अपनी आँख के ज़रूर एक बार टेस्ट कराएं। ये देखें कि आप ग्लूकोमा से पीड़ित तो नहीं हो रहे हैं। अगर हैं तो उसको पूर्णतः इलाज मुमकिन है, बस ज़रूरी है आपके अवेयर होने की, और इसलिए भी हमने ये कार्यक्रम आज चुना था कि आप अवेयर हों। आप कहीं मत जाइएगा, जुड़े रहिए हमारे साथ, देखते रहिए कार्यक्रम आपका स्वास्थ्य। आइए आपको कुछ खोए हुए व्यक्तियों के बारे में जानकारी देते हैं। गुमशुदा में ये जो तस्वीर आप देख रहे हैं, ये है बबली जाटव की। इनकी उम्र है 28 वर्ष। इनका हुलिया है करीबन कद 5 फीट है, रंग सांवला है, चेहरा गोल है। ये पुरानी बस्ती बाग सेवनिया भोपाल से लापता है। अगली तस्वीर ये है प्रियंका की। इनकी उम्र है 15 वर्ष, कद 5 फीट, रंग सांवला, चेहरा लंबा है। ये पिपलिया थाना बाग सेवनिया भोपाल से लापता हैं। ये तस्वीर है निधि पंडित की। इनकी उम्र है 20 वर्ष, 5 फीट 2 इंच इनकी हाइट है, रंग सांवला है, चेहरा गोल है, बाग मुगलिया भोपाल से ये लापता हैं। ये तस्वीर है आर्यन नायक की। इनकी उम्र है 13 वर्ष 5 महीने, 4 फीट 5 इंच इनकी हाइट है और रंग सांवला है, चेहरा गोल है, ग्राम बरोई थाना कटारा हिल्स भोपाल से ये लापता हैं। इनमें से किसी की भी आपको जानकारी होती है तो आप पुलिस मुख्यालय अपराध अनुसंधान विभाग भोपाल में जानकारी दे सकते हैं। एक फ़ोन नंबर भी आप चाहें तो नोट कर लें, 0755 भोपाल का STD कोड लगा के 2443212 पे आप ये जानकारी साझा करें। धन्यवाद। थैंक यू। जानेंगे हर बार कुछ नया हम, पता है सवालों के हो तुम बम, इसीलिए जवाबों के लिए लाए हैं तुमसे मिलाने बड़ी बड़ी हस्तियां हम। तो सोच क्या रहे हो, आ रहे हैं हर रविवार 12 बजे हम। हाँ, मैजिक शो भी होगा मस्ती की पाठशाला में। हो जाओ हमारे साथ हम कदम मस्ती की पाठशाला में। जहाँ होगा धमाल और होंगे इंटरेस्टिंग सवाल। 2 मार्च रविवार दोपहर 12 बजे DD नेशनल पर। पब्लिक डिमांड पर सरदार द गेम चेंजर इज बैक। हुआ मिलना आसान नहीं। हैदराबाद हमारा घरेलू मामला है, हमें हिंदुस्तान के साथ समझौता करना पड़ेगा। कोई समझौता नहीं होगा, पुरागढ़वादी खानदान का है, हमारे पुरखों का। सावधान रहने को डर नहीं कहते जवाहर। सरदार द गेम चेंजर सोमवार से गुरुवार रात 10:30 बजे, पुनः प्रसारण दोपहर 12:30 बजे DD नेशनल पर। कमल की पुनः आप सभी का स्वागत है कार्यक्रम आपका स्वास्थ्य में। जैसा हमने आपसे वादा किया था, एक नए विषय पर चर्चा करेंगे और स्टूडियो में नए एक्सपर्ट के साथ भी आपको मुलाकात कराएंगे। तो आज हम बातचीत करने वाले हैं अंगदान के महत्व के बारे में। दर्शकों, हम सभी जानते हैं हम जीवन में कई प्रकार के दान करते हैं, गुप्त दान करते हैं, इसके बाद हम मंदिरों में बहुत सारे दान करते हैं, गुरुद्वारे में करते हैं, मस्जिदों में करते हैं, हर प्रकार का दान करते हैं, लेकिन अंगदान महादान माना गया है, इससे बढ़ के कुछ नहीं है। तो आखिर इसका क्या महत्व है, किस प्रकार से हम दूसरों को इसका फ़ायदा दे सकते हैं,
या फिर हम मरणोपरांत भी हमने देखा है कि कई लोग जीवन में वो दूसरे लोगों को जीवन देते हैं। तो कब ये हो सकता है, बहुत सारे कन्फ्यूजन इसको लेके रहते हैं, कब हम कर सकते हैं, कौन सा व्यक्ति कर सकता है, कहाँ पर कॉन्टैक्ट्स करें, ये सब प्रश्न हमारे मन में हमेशा से रहते हैं। और इन्हीं सब बातों के मद्देनज़र आज हमने ये विषय का चयन किया है। आज हम बातचीत करने वाले हैं अंगदान के महत्व के बारे में, और एक्सपर्ट हमारे साथ ऑलरेडी स्टूडियो मौजूद है। डॉक्टर राकेश कुमार भार्गव सर हमारे साथ स्टूडियो में मौजूद है। सर, आपका कार्यक्रम में स्वागत है। नमस्कार। दर्शकों, बहुत महत्वपूर्ण विषय है, आपके मन में हमें पता है कि कुछ ना कुछ प्रश्न अवश्य होंगे। उसके लिए आप डॉक्टर राकेश कुमार भार्गव सर से सीधे बातचीत कर सकते हैं। फ़ोन नंबर लगातार स्क्रीन पे आपके आते रहेंगे, फ़ोन लगाएं और आपके मन के प्रश्न आप दूर कर सकते हैं। सर, शुरू करते हैं। सबसे पहले सर, अंगदान का महत्व क्या है, जो हमारा आज का विषय भी है। तो चूँकि आप इतने लंबे समय से इस काम में जुड़े हुए हैं, तो इसका क्या महत्व है, मतलब किस प्रकार से आप इसे देखते हैं? देखिए, जिस तरह से हम रक्तदान के लिए देखते हैं, सभी उसके बारे में जानते हैं, कई सालों से रक्तदान लोग करते हैं। जब भी परिवार में ज़रूरत होती है किसी को, तो ये ऐसी चीज़ें, ब्लड जो हम खरीद ही नहीं, मतलब बाहर से खरीद नहीं सकते या उसको फैक्ट्री में बना नहीं सकते, तो ये एक व्यक्ति दूसरे व्यक्ति को दे के ही उसमें मदद करके कर सकता है। इसी तरह सारे अंग होते हैं। जब किडनी फेल होती है, लिवर फेल होता है, तो उसका कोई सब्स्टिट्यूट नहीं होता, तो उसमें सिर्फ एक ही इलाज होता है। जब ट्रांसप्लांट डॉक्टर बोलता है कि अब इनका ये अंग खराब हो गया है, तो उसको ट्रांसप्लांट की ज़रूरत है, तो वो कुछ अंग ऐसा होते हैं जो जीते जी हम अपने परिजनों को दे सकते हैं, किसी को दे सकते हैं, और कुछ अंग ऐसे होते हैं जो मृत्यु उपरांत तो सभी अंगों का दान हो सकता है। जी, बहुत अच्छी बात डॉक्टर राकेश कुमार भार्गव सर ने बताई है कि जीते जी भी कुछ अंगदान होते हैं जिससे हमें कोई इसका प्रभाव नहीं पड़ेगा। अगर वो अंग हम दान देंगे, वो वापस पुनः उसका टिश्यू बन जाएगा, उत्तक बन जाएगा, और मरणोपरांत तो हम सभी कुछ दान कर सकते हैं। ये बहुत इम्पॉर्टेंट है। एक कॉलर के बाद हम अपनी बात को कंटिन्यू करेंगे। कॉलर का प्रश्न ले लेते हैं। अनंत स्वरूप मिश्रा जी हैं बाराबंकी से। अनंत स्वरूप जी, अपना प्रश्न पूछ लें आप। हाँ, नमस्कार सर। मैं जानना चाहता हूँ कि जो अंगदान है, महादान है, दूसरे को हम लोग देते हैं जीवन दान, तो ऐसी दशा में जो हमारे जैसे विकलांगता के शिकार हैं या कहीं एक्सीडेंट में हमारे अंग जो है खराब हो चुके हैं, तो हम ऐसी दशा में हम अंग, कौन से अंग को हमें दान करना चाहिए? हाँ, ठीक है। जैसे कोई विकलांग है, जैसे अगर हम समय समय पर अखबार पढ़ते हो, तो हाथों का भी डोनेशन हो जाता है। मृत्यु उपरांत किसी व्यक्ति के अगर किसी कारणवश मशीन में आने से हाथ कट गया या कुछ हुआ, तो उसमें हाथों का भी ट्रांसप्लांट हो जाता है और वो 100% ठीक हो जाती है। किसी कारणवश विकलांगता आँखों की है, उसमें कॉर्निया खराब हो गया है, तो कॉर्निया का भी ट्रांसप्लांट होकर आपको वापस रोशनी मिल सकती है। इसी तरह जैसे हमारे जो हार्ट, लिवर, फेफड़ा, किडनी, इंटेस्टाइन, इन सब चीज़ों का ट्रांसप्लांट हो सकता है। जीते जी हम सिर्फ लंग और किडनी, लिवर का डोनेशन दे सकते हैं अपने परिचित को, किसी को भी, अनजान व्यक्ति को भी दे सकते हैं, और मृत्यु उपरांत सारे अंगों का, जैसा पहले बताया। जी सर, चूँकि लोग इसके लिए अवेयर कम हैं, या एक प्रकार का भय रहता है, या फिर कहीं ना कहीं रिचुअल्स, जो हम बात करें हिंदू, किसी भी हिंदू मुस्लिम किसी भी बात करें, रिचुअल्स से भी हमें कहीं ना कहीं मोटिवेट नहीं होते कि इसको इस तरह से करें, तो कितना मुश्किल होता है कन्विंस करना जब आप लोगों से जुड़ते हैं, तो थोड़ा सा इस बारे में बताएं। जी जी, देखिए, एक तो जब जैसे अभी 2 दिन पहले एक पेशेंट था, ब्रेन डेड, उसमें अंगों का दान हो सकता था, लेकिन एक तो जब उम्र कम हो मरीज़ की, 50 साल या 20 साल या 60 साल, तो घर वाले एक तो इस चीज़ को एक्सेप्ट ही नहीं कर पाते कि हमारा परिजन की बहुत सीरियस है और उसके बचने की उम्मीद नहीं है। दूसरी चीज़, जैसे हम जब हमारे परिवार में किसी को ज़रूरत होती है, किडनी की, लिवर की या हार्ट की, किसी भी चीज़ की ज़रूरत हो, तो हम परिवार के सब लोग तुरंत तैयार हो जाते हैं कि आप तो कुछ भी ले लो, सब ले लो, हम तो बस कैसे भी आप इन्हें ठीक कर दो। एक ये सामान्य सा वर्ड होता है, सभी परिजन बोलते हैं एक दूसरे के लिए, अपने बच्चों के लिए या माता पिता के लिए, सर आप तो जो मर्जी ले लो। तो उस परिस्थिति में तो जीते जी आपने दिया, किडनी या लिवर का दान किया, उनको ट्रांसप्लांट किया और आपके परिजन ठीक हो गए। लेकिन जब मृत्यु उपरांत, जब हम जीते जी इतने जुनून के साथ अपने परिवार को बचाने के लिए जब देते हैं, तो मृत्यु उपरांत जो शरीर को हम मिट्टी में मिल जाने वाला है, उसको, उसके अंगों का दान अगर हम उनको जलाने से पहले या मिट्टी में मिलने से पहले उन अंगों का दान कर दें, तो 7, 8, 9, 10 लोगों को जीवन मिलेगा। तो इससे बड़ा कुछ हो ही नहीं सकता। इससे बड़ा दान आप
करोड़ों रुपया दान करके भी आप खरीद नहीं सकते कोई भी अंगों को। जी, 7-8 या तकरीबन 10 लोगों को आप वापस ज़िंदगी दे सकते हैं मरणोपरांत। ये इस प्रकार का देहदान अंगदान होता है। तो बिल्कुल भी अगर आपको लग रहा है कि ये चीज़ हो सकती है तो ये सबसे बड़ा दान है, महादान है, इसके लिए ज़रूर आप आगे बढ़ें। सर, किस प्रकार से एक जो पूरा ट्रैक बनता है, क्योंकि रोज़ कहीं ना कहीं कुछ ना कुछ तो एक्सीडेंट्स होते हैं, हॉस्पिटल्स इतने सारे हैं, ब्रेन डेड के भी पेशेंट आते हैं, तो कहाँ से इसकी शुरुआत होती है, किस प्रकार से लाइनअप होता है? क्योंकि जो व्यक्ति है वो तो होशो-हवास में नहीं रहता, उसका घर वाला उसका अपना चला गया है या जाने उसकी स्थिति अच्छी नहीं है, तो उसका उस समय उसका ध्यान उतना चीज़ों पे नहीं जाता है। तो इसमें किसकी अहम भूमिका होती है? वहाँ के जो डॉक्टर्स होते हैं, क्या इस तरह का कोई पैनल हॉस्पिटल्स में अवेलेबल रहता है जो इस बात को सुपरविजन करे? जी, इसमें दोनों तरीके से हमारे पास खबर आती है। जैसे कुछ कंडीशंस में पेशेंट सीरियस है, ब्रेन डेड हो, किसी भी कारण से, एक्सीडेंट से हो या दूसरी बीमारी से, तो उसमें हमें हॉस्पिटल के डॉक्टर के हवाले से खबर आती है कि पेशेंट सीरियस है सर और उसमें बचने की उम्मीद नहीं। तो हम बात करते हैं, जो भी एक कंडीशन होती है, क्राइटेरिया जो सरकारी नियमानुसार है, उसमें देखते हैं। जबकि हाँ, पेशेंट ब्रेन डेड है तो फिर हम उनके परिजनों से बात करते हैं, उनको समझाने की कोशिश करते हैं। ये भारत सरकार का मिशन है, इसमें हम सिर्फ एक सामाजिक संस्था के तौर पे इसमें जुड़े हुए हैं इस अंगदान को बढ़ावा देने के लिए। तो फिर हम उनके परिजनों से बात करते हैं। कभी कभी ऐसा होता है कि जैसे परिवार में आपने बताया कि भाई जब ऐसी कंडीशन होती है तो दुख के समय में कई बार परिजनों को याद नहीं आता, तो कुछ परिवार बड़ा होता है, उसमें कोई एक आध किसी को याद आता है कि उन्होंने कभी बात की थी कि भाई कभी भी हमारे मृत्यु उपरांत अंगदान करना चाहिए, बहुत अच्छी बात है। तो इस तरह से फिर परिजनों का भी हमारे पास फ़ोन आ जाता है। तो जब ऐसे फ़ोन आता है, बात करते हैं, जब परिजनों में सहमति हो जाती है तो उस पेशेंट को वो कहीं भी हो, अब तो जैसे अभी आपने सुना होगा हमारे माननीय मुख्यमंत्री जी ने हमें जबलपुर से अंग लाने के लिए 2 एयर एम्बुलेंस दी, एक हार्ट भोपाल लाए और लिवर इंदौर लेके गए। तो इसमें सरकारी सहायता भी हमें प्राप्त होती है। पेशेंट मध्य प्रदेश के किसी भी शहर में हो, हम उनको वहाँ पे लाइन अप करके भोपाल या इंदौर या जहाँ भी सुविधाजनक हो वहाँ पे उनको ट्रांसफ़र करके और फिर अंगों का दान करते हैं। जब अंगों का दान होता है तो उसमें आमतौर पर परिजनों की सहमति होती है कि सर जो भी आपको उचित हो, जो अंगों की क्वालिटी अच्छी हो, सब आप ले सकते हैं। तो जो डॉक्टरों की टीम है वो फिर इस पर डिसाइड करती है कि इनके जो अंग अच्छे हैं उनको रिट्रीव करने की तैयारी करते हैं। इसमें कभी अक्सर 1 से 2 दिन लगते हैं, क्योंकि अगर उसका लंग ट्रांसप्लांट है या हार्ट ट्रांसप्लांट के लिए भी उनकी क्वालिटी अच्छी है, तो फिर उनको उसमें बाहर से दिल्ली, बॉम्बे या जहाँ से भी होता है वो सब सरकारी नियम अनुसार होता है। तो वहाँ से टीम आती है, वो अपने अंगों को रिट्रीव करती है, निकालती है और वो लेके जाते हैं। इस तरह से ये पूरा सिस्टम सब कुछ सरकारी नियमानुसार है। इसमें वेटिंग लिस्ट के आधार पे ही नियमों इसका अंगों का एलोकेशन होता है। जिसका वेटिंग लिस्ट में होगा कि किडनी किसको मिलनी है, वो सब ऑलरेडी पोर्टल पे रजिस्टर रहता है। सर, पहले एक समय था, एक फॉर्म भरना पड़ता था कि नहीं, मतलब पहले से जीवित अवस्था में आपको कंसेंट फॉर्म भरना पड़ता है, आपकी फैमिली कंसेंट नहीं दे सकती, ऐसा पहले शायद कुछ था। अब किस प्रकार से, क्या फैमिली बाद में भी तैयार हो सकती है मरणोपरांत, भले उसने कोई ऐसा फॉर्म साइन नहीं किया हो? जी। इसमें देखिए, आपने फॉर्म भरा हो या ना भरा हो, अगर आपने भरा है आप बाद में विड्रॉ भी कर सकते हैं। अगर आपने फॉर्म भरा है और आपके मृत्यु के समय पे परिजन अगर मना कर दें तो अंगदान नहीं हो सकता। अंगदान, नेत्रदान या देहदान कोई भी दान नहीं हो सकता। परिजनों की सहमति ज़रूरी होती है मृत्यु उपरांत, और उसमें बिना परिजनों की सहमति के हम आगे नहीं बढ़ पाते। जी सर, अभी तो पेपर में पढ़ने में आया था कि जो अंगदान या देहदान जो दे रहे हैं उनकी फैमिली मेम्बर्स को भी मोबिलाइज करने का सरकार द्वारा जी पंच के माध्यम से उनको प्रोत्साहित करते हैं कि नहीं इस तरह से आगे बढ़ें। ये अभी इसमें क्या भूमिका है सरकार की? देखिए, इसमें हमारे मध्य प्रदेश सरकार के माननीय मुख्यमंत्री जी ने जैसे कि घोषणा की कि भाई उनका राजकीय सम्मान के साथ उनका अंतिम संस्कार होगा, देहदान या अंगदान करने वालों का, या उनको प्रॉपर वेलकम मिलेगा। तो ये इस तरह के सरकारी सहयोग ज़रूरी है। जैसे हम देखते हैं, अच्छा एक मज़ेदार बात यह है कि जैसे पिछले 1 साल में हम भोपाल में देखा तो जो 5 अंगदान हुए वो 5 आसपास के गाँव से थे। जैसे सागर जिले में 2 हुए, देवरी तहसील छोटा सा गाँव, विदिशा के पास गुलाबगंज या बुधनी। तो
ऐसा देखा गया है कि मतलब हम 7 से 8 साल देख रहे हैं कि गांव में जागरूकता ज़्यादा है और मुख्यमंत्री की इस तरह की घोषणा आ गई गार्ड ऑफ ऑनर मिलेगा। तो जब हम देखते कोई शहीद जब अपने गांव वापस जाता है, सेना में हो या पुलिस वाला हो, तो आसपास के गांव से हजारों लोग इकट्ठे होते हैं। तो जब अंतिम संस्कार राजकीय सम्मान के साथ होगा तो उस पूरे गांव और जिले में उससे एक वातावरण बनता है कि ये सरकार द्वारा इनको सम्मान किया, मतलब इन्होंने बहुत बड़ा काम किया है। तो इससे जो है लोगों को समझाने में हमें आसानी होती है और गांव में इसका असर ज़्यादा देखने में आता है। बिल्कुल, बहुत बड़ी बात है और गवर्नमेंट द्वारा, सरकार द्वारा इसको प्रोत्साहित किया जा रहा है कि आप अंगदान देहदान की ओर बढ़ें। और जीवित अवस्था में तो आप किडनी और लीवर का ट्रांसप्लांट कर ही सकते हैं, उसके लिए भी एक क्राइटेरिया है, उसमें फैमिली में मिलना भी चाहिए, मिलान होता है, वो लंबी प्रोसेस है। लेकिन मरणोपरांत आप पूरे देह का दान कर सकते हैं और उससे कई लोगों को फ़ायदा मिलेगा। करीबन 8 से 10 लोग उससे उनका जीवन सुरक्षित हो सकता है। सर, देहदान जैसे अंगदान की तो बात की आपने, नेत्रदान का कुछ टाइम लिमिट होता है? अक्सर हमने देखा है कि कुछ घंटों का समय होता है, अगर उसमें हम कांटेक्ट नहीं करते हैं तो फिर उतना उस कॉर्निया में उतनी वाइटिलिटी रहती नहीं है। तो इस थोड़ा सा टाइम वाला बता दें कितना प्रोसेस हो। देहदान में भी कुछ टाइम लिमिट होती है कि इन सब चीज़ों में? देखिए, जैसे नेत्रदान में यूजुअल टाइम 5-6 घंटे होता है, बट कभी जैसे सर्दियों का टाइम है और आप थोड़ा सा सावधानी बरतें कि जैसे आँखों के ऊपर गीली पट्टी रख दें और पंखा बंद कर दें, तो वो 7-8 घंटे 9 घंटे तक भी वो कॉर्निया काम आ सकता है। और जैसे भोपाल में हमारे 3-4 तो सरकारी मेडिकल कॉलेज है जहाँ पे, या हॉस्पिटल जहाँ पे ट्रांसप्लांट होता है कॉर्निया का। 2-3 प्राइवेट हॉस्पिटल भी है जहाँ पे कॉर्निया का ट्रांसप्लांट होता है। भोपाल में 6-7 जगह होने लगा है। और अभी पिछले महीने हमारे भोपाल से डॉक्टरों की टीम यहाँ से 90 किलोमीटर दूर वासुदेव गाँव नसरुल्लागंज से नेत्रदान उन्होंने किया था और लेके आए थे और उसको सफल प्रत्यारोपण किया। जब भी कॉर्निया किसी का डोनेशन होता है तो डॉक्टर की टीम लेके आने के बाद उसका पूरा जांच करती है। जांच करके वो देखते हैं कि इसकी कॉर्निया की क्वालिटी अच्छी है या नहीं है, क्योंकि ट्रांसप्लांट कर दिया और वो काम नहीं किया या 3 महीने 6 महीने बाद फिर से ओपेसिटी आ गई और फिर से दिखना बंद हो जाए तो फ़ायदा नहीं। इसलिए उसको पूरी तरह से संतुष्ट होने के बाद ही उसको ट्रांसप्लांट दूसरे मरीज़ में, ज़रूरतमंद में किया जाता है। और देहदान का जहाँ तक सवाल है तो उसको आप 3 दिन बाद करें, जब इच्छा हो तब कर सकते हैं। अच्छा। उसमें बस ऐसा रहता है कि यूजुअली वैसे बोलते हैं 5-6 घंटे में कर देना चाहिए, पर आजकल जैसा आमतौर पे देखा गया है कि बच्चे बाहर हैं या विदेश में हैं, 2 दिन बाद आएंगे, तो उसके लिए 2 तरीके होते हैं। आप चाहें तो अपने घर में रेफ्रिजरेटर मंगा के उसमें बॉडी रखें, या फिर उस मृतदेह को आप मेडिकल कॉलेज में जहाँ पे भी देहदान होता है वहाँ पे उसको रख दें, तो वो मॉर्चरी में रख के उनको अपनी तैयारी के साथ वो रख लेते हैं। और 2 दिन बाद या 3 दिन बाद जब आपके परिजन आते हैं तो वो 2-3 दिन बाद आप वहाँ जाके अपने समय अनुसार जो आप अंतिम रिचुअल्स या जो भी हमारी परंपरा अनुसार जो आप करना चाहें वो आप 2 या 3 दिन बाद भी कर सकते हैं। जी सर, नेत्रदान को लेकर एक लोगों के मन में एक भ्रम वो रहता है, भ्रम की पूरी आई बॉल निकालेंगे और एक बड़ा सा विकृत सा चेहरा हो जाएगा, वो भी एक डर रहता है कि किस प्रकार से आई निकालेंगे, वो पूरी एक सर्जरी समझते। तो कॉर्निया ट्रांसप्लांट और आई ट्रांसप्लांट में डिफरेंस थोड़ा सा अगर दर्शकों को देखिए, बताएं। जैसे जब नेत्रदान होता है उसमें दोनों तरीके होते हैं। एक होता है कि ऊपर सिर्फ बटन जैसे एक पतली सी झिल्ली होती है कॉर्निया, वो निकाल लेते हैं। दूसरा कुछ कंडीशन होती है जिसमें पूरी अगर आई बॉल भी निकालते हैं तो वो उसकी और भी चीज़ें, स्क्लेरा या और भी चीज़ होती है जो काम में आ सकती है। तो जब आई बॉल निकालते हैं तो उसमें वहाँ पे आई बॉल की जगह की दूसरी चीज़ उसमें फिट कर देते हैं और ऊपर से पूरा मतलब अच्छे से उसको कवर अप करके देते हैं, वो भद्दा कभी भी नहीं लगता है। और कॉर्निया सिर्फ एक बटन निकालते हैं तो वो तो एक मामूली सी चीज़ है, तो उसमें विकृतता नहीं आती है किसी भी चीज़ में। जब आप कोई भी अंगदान करें या नेत्रदान के अलावा भी, तो पूरा डॉक्टर्स उसको अच्छे से प्रॉपर स्टिच करके ही आपको देते हैं कि आपको देखने में वो ख़राब नहीं लगेगा, अच्छा ही लगेगा। जी सर, भ्रांतियाँ तो एक भ्रांति तो मैंने अभी आपके सामने रखी, ऐसे बहुत सारी भ्रांतियाँ जुड़ी हुई रहती हैं, वो आप हमें विस्तार से बताएंगे। कॉलर हैं जगदीश जी हैं, जगदीश बागरी जी हैं भोपाल से। आपका कार्यक्रम में स्वागत है। जगदीश जी, अपना प्रश्न पूछ लें आप। जी नमस्कार सर। नमस्कार। मैं ये जानकारी चाह रहा था कि मेरे दोनों हाथ नहीं है, 2 साल पहले एक्सीडेंट में कट गए थे। जी हाँ, तो जी हाँ। मैं कहाँ पे आवेदन दूँ इसके लिए कि मुझे कोई डोनेट कर दे? देखिए, बिल्कुल,
देखिए इसके लिए आप अपने आप को, भोपाल में तो नहीं होता है हाथों का ट्रांसप्लांट, वो पूना में, बम्बई में या साउथ में होता है, वहाँ पे आप अपने आप को रजिस्टर करा दें, ठीक है। तो जब भी ऐसा कोई हाथों का डोनेशन होगा, जो भी मरीज, जैसे भी आपने पढ़ा होगा थोड़े दिन पहले इंदौर में हुआ, वहाँ से बाहर भेजे, पूना भेजे गए 2 हाथ निकाल के, तो वो आप उसके लिए रजिस्टर करें, आप हमारी संस्था से कांटेक्ट करें हमारी, जैसे तो हम उसमें आपकी पूरी मदद करेंगे और आपको जब भी संभव होगा 6 महीने या 1 साल या कोई फ़ोन नंबर सर अपन दे सकते हैं क्या? हाँ बिल्कुल दे सकते हैं। हाँ, फ़ोन नंबर बता दें। जैसे आप हमारा फ़ोन नंबर नोट कर लीजिए, 9826017999 9826017999। ये इस पे कॉल करके पूरी जानकारी और विस्तृत पे मिल जाएगी इनको कहाँ होना। ठीक है, ये नंबर आप नोट कर लें जगदीश जी, 982601799999 और इस पर आप पूरी जानकारी लें, आपको कहाँ पर आपको अप्लाई करना है इसके लिए वो आपको पता चलेगा। सर भ्रांतियों की बात आपने निकाली थी, तो भ्रांतियों कौन कौन सी भ्रांतियाँ हैं सर जो आपने देखा कि लोगों के मन में समय निकल जाता है, वो भ्रांति दूर नहीं होती, इस कारण देहदान और अंगदान नहीं हो पाता है, वो थोड़ा सा बता दें। जी जी, देखिए क्या होता है, एक जैसे लोग बात करते हैं परंपरा की कि ये तो हम कैसे कर सकते हैं, ये तो कहीं ऐसा लिखा नहीं है, हम अपने गुरु से पूछेंगे और इस तरह की बातें। तो उनके लिए मैं जैसे उनसे वो समझाता हूँ कि जब हमने कहानी सबने पढ़ी है हिंदू धर्म में, शास्त्रों में, ऋषि दधीची की कहानी थी कि देवता लोग उनके पास गए कि भाई हमें आपके शरीर की हड्डियाँ चाहिए, अब हड्डी के बिना तो आदमी जीवित रह नहीं सकता। तो उन्होंने कहा भाई ठीक है, इनको कुछ समाज के भले के लिए कुछ हड्डी से कुछ वज्र बनाना है, कुछ अस्त्र बना के किसी को मारना है, तो उसके लिए उन्होंने अपना शरीर को मेल्ट किया और हड्डियों का दान कर दिया। तो उन्होंने तो तब नहीं कहा कि मैं अपने गुरु से पूछूंगा या भगवान विष्णु से पूछूंगा या किसी से पूछूंगा। तो बहुत सारी चीज़ें शास्त्रों में लिखा होना ज़रूरी नहीं है। जैसे हमारे किसी भी शास्त्र में ये नहीं लिखा कि आप जो है 2021 में जो है टीवी देखना है, मोबाइल चलाना है या गाड़ी में घूमना। तो ये सब चीज़ें हमें अपने विवेक बुद्धि अनुसार उपयोग करके हमें समाज के भले के लिए, जैसे मैं आपको एक अभी कल परसों की बात बताता हूँ। हमारी एक रविवार 9 मार्च को गांधी एक मेडिकल कॉलेज एल्यूमिनी एसोसिएशन और हमारी किरण फाउंडेशन और कुछ नर्सिंग एसोसिएशन वगैरह मिलकर हम एक बड़ी कार रैली कर रहे हैं। तो उसमें हमारे गवर्नर साहब, माननीय राज्यपाल जी उसका फ्लैग ऑफ करेंगे। तो उन्होंने मुझे बड़ी अच्छी बात बोली, इतना अच्छा लगा कि ऐसा ही हमारी सबकी सोच होनी चाहिए। बोले देखिए डॉक्टर साहब, आप पूजा पाठ सुबह भूलना चलेगा, लेकिन मानव सेवा, समाज सेवा का मौका मिले तो कभी छोड़ना नहीं चाहिए। उससे बड़ी पूजा, ईश्वर की पूजा और कोई है नहीं। तो मेरा आप सभी को यही मैसेज है कि फालतू की भ्रांतियों में ना पड़े, ईश्वर सेवा, समाज सेवा सबसे बड़ा है। बिल्कुल, बहुत ज़रूरी है कि बहुत सारी भ्रांतियाँ हैं कि इसका क्या बाद में कोई दिक्कत तो नहीं होगी, या फिर हम शरीर को दान देंगे तो किस प्रकार से उसका यूटिलाइजेशन होगा, गलत हाथों में तो नहीं जाएगा। ये सब भ्रांति मात्र है। एक बार आप जाके संस्था का जो नंबर आपकी जानकारी हेतु हमने अभी बताया है, वो आगे भी आपको डिस्प्ले करेंगे, तो वो नंबर पे आप जानकारी लें। और आपको अंग दान करना है या आपको अंग की ज़रूरत है, जैसे हमारे कॉलर ने फ़ोन लगाया, तो आप पूरी जानकारी वहाँ पे आपको मिलेगी। तो ये बहुत इम्पॉर्टेंट है कि आप आगे बढ़ के इसमें देश का साथ दें, क्योंकि आपका एक अंगदान, आपका एक देहदान बहुत सारे लोगों को जीवन दे सकता है। सर अगर मैं पूछूं कि देहदान में हमने देखा कि कई लोग अब देहदान के लिए ज़रूर आगे बढ़ रहे हैं। अभी हमारे कैंपस में भी एक देहदान हुआ, तो क्या जबकि माताजी जिनका देहदान हुआ उनकी उम्र 80 से ऊपर थी, 80-85 से, तो क्या इस प्रकार से भी इस उम्र अवस्था में जब शरीर उतना सक्षम रहता नहीं है या शरीर में बहुत सारी बीमारियों से ग्रसित हो जाता है, किडनी कॉम्प्रोमाइज़ थी, लीवर में तकलीफ़ थी, हार्ट में दवाइयाँ थी, दवाइयों पे हार्ट चल रहा था, तो क्या इसका भी इस तरह के देह का भी फ़ायदा क्या कहीं ना कहीं मेडिकल साइंस को होता है? जी जी बिल्कुल होता है। देखिए जैसे कोई भी सर्जन होता है, ऑपरेशन करने के लिए पुराने ज़माने से चीज़ें चली आ रही हैं, तो लेकिन हम हर साल पढ़ते हैं, हर 2-4-6 महीने में कुछ नए नए इन्वेंशन होते हैं। तो सर्जन जब भी कोई नई टेक्निक उसके दिमाग में आती है तो वो ट्रायल जो है वो डेड बॉडी पे ही करते हैं कि इस ऑपरेशन को हम इतना बड़ा चीरा लगा के ये निकालते हैं, ट्यूमर निकालते हैं, करते हैं। तो आज के जैसे लेज़र से देखते हैं, आप सुनते हैं कि 2-3 टाँके लगते हैं और वो ऑपरेशन हो जाता है, किडनी ट्रांसप्लांट भी हो जाती है। तो ये सारी चीज़ों का ट्रायल पहले डेड बॉडी पे ही होता है, डेड बॉडी पे सीखा जाता है। और दूसरा, जो जब भी मेडिकल कॉलेज में एडमिशन होता है
तो शुरू के 1.5 साल जो है बच्चों को सारी चीज़ें तो उसी पे सिखाई जाती हैं कि कहाँ पे कौन सी नर्व होती है। जैसे हमारे शरीर में हाथों में जगह जगह नसें दिखती हैं, मांस दिखते हैं, टेंडन्स दिखते हैं, तरह तरह की चीज़ें होती हैं। तो वो सीखना भी ज़रूरी है, बिना सीखे आगे डॉक्टरों के लिए बनने में भी दिक्कत है ना, अच्छे से चीज़ें नहीं समझ में आए तो। जी सर, आपने बोला कि ग्रामीण क्षेत्र में अभी पिछले 1 साल में लोग अवेयर हुए हैं। आपने बोला काफ़ी केसेस भी अपने ग्रामीण क्षेत्र वाले लोगों ने आए जिन्होंने अंगदान देहदान दिया है। तो पिछले 1 दशक की अगर हम बात कर लें तो 1 दशक में क्या बदलाव आपने देखा है, लोग कितने अवेयर हुए हैं इसको? देखिए आपका हमारे जैसे सोशल मीडिया है, टीवी प्रिंट मीडिया है या टीवी मीडिया, इन्होंने बहुत मदद की। हम शायद 10 साल हो गए यहाँ पे दूरदर्शन में भी कार्यक्रम लगातार करते आ रहे हैं जी। उसके माध्यम से जानकारी बहुत गाँव तक पहुँची। जैसे अभी बाराबंकी से फ़ोन आया, इसका मतलब उन्होंने सुना और उनको जानकारी हुई। तो जिनको ये चीज़ अच्छी लग जाती है, ये काम बहुत अच्छा है, तो वो लोग मतलब अपने आप आगे बढ़ के बोलते हैं कि भाई आप तो हमारे देह दान कर देना, या जो भी अंगों का दान हो सके। तो उम्र के हिसाब से जैसे 80 साल में भी अंगों का दान हो सकता है। ये समय परिस्थिति अनुसार, उस समय अगर आपकी डेथ हॉस्पिटल में है और आप वेंटिलेटर पे हैं और आपके परिजन अगर बताते हैं कि आपकी स्थिति सीरियस है, आपके बचने की उम्मीद नहीं है, तो अगर आपके परिजन बताते हैं कि इनको इच्छा थी कि अंगदान करें या देहदान जो भी, तो फिर वो डॉक्टरों की टीम वो निर्णय लेती है कि इनके किन किन अंगों का दान हो सकता है। 80 साल की उम्र में या 90 साल में सारे अंगों की क्वालिटी अच्छी नहीं होगी, लेकिन हो सकता है आपकी किडनी की क्वालिटी अच्छी हो या आपके फेफड़े की क्वालिटी अच्छी हो। तो जिन अंगों की क्वालिटी अच्छी होती है, नेत्रदान त्वचा दान भी हो सकता है, तो जिन अंगों की क्वालिटी अच्छी होती है, उम्र का उसमें कोई महत्व नहीं है कि उम्र कितनी है, सबका दान हो सकता है डॉक्टरों की सहमति के अनुसार। बिल्कुल, उम्र का इसमें मायने तो है, लेकिन डॉक्टर की टीम पूरा डिसाइड करेगी कि इसमें से क्या चीज़ है जो उपयोग हो सकती है या किसी को जीवन दे सकती है। तो उन्हीं चीज़ों का उपयोग फिर डॉक्टर की टीम बताती है कि इसमें से ये अंग हम यूज़ कर सकते हैं, और पूरी तरीके से पारदर्शिता के साथ आपको सारी चीज़ें बताई जाती है, आपका कंसेंट लिया जाता है, उसके बाद इस तरह के प्रोसीजर्स किए जाते हैं। तो पूर्णतः ये इसमें किसी भी प्रकार की कहीं गलत तरीके से दुरुपयोगिता चीज़ों की नहीं होती। तो एक बार ज़रूर आप जानकारी पूरी तरीके से कांटेक्ट करके इसको आप आगे बढ़ सकते हैं। सर, आपने बताया कि एक ऑनलाइन पूरा एक डेटा चलता है जिसमें ऑल ओवर इंडिया का एक वेटिंग होता है। जैसे किडनी चाहिए तो उसकी एक वेटिंग ऑल ओवर इंडिया में होती है, और कहीं पर भी इंडिया में किसी भी कोने में अगर उस समय किडनी अवेलेबल है तो आपको कॉल आएगा। इस तरह का कुछ सॉफ्टवेयर होता होगा। तो ये इसको किस प्रकार से मैनेज होता है और आप लोग कैसे इससे जुड़े रहते हैं? देखिए, जैसे मान लीजिए पेशेंट भोपाल में है, तो जो नियम है उसमें सारे हार्टों का जितने भी अंग हैं उन सब पे अधिकार भोपाल का होता है। अगर किसी कारण से जैसे हमारे यहाँ भोपाल में अगर कोई दे रहा है तो भोपाल का अधिकार, भोपाल में होता है तो उसमें अधिकार भोपाल के अस्पतालों का है। अच्छा। जब वो जैसे हमारे यहाँ लंग नहीं होता या पेंक्रियाज नहीं होती, तो जो अंगों का ट्रांसप्लांट भोपाल में नहीं होता उनके लिए हम इंदौर में संपर्क करते हैं। और ये एक सोटो जैसे हमारे मध्य प्रदेश में काम करती है, सोटो स्टेट ऑर्गेनाइजेशन ऑफ टिश्यू एंड ट्रांसप्लांट ऑर्गेनाइजेशन। फिर जो अंग हमारे भोपाल या इंदौर में नहीं होते उनके लिए हम फिर बॉम्बे में इन्फॉर्म करते हैं। तो इस तरह से पूरा ऑल ओवर इंडिया रहता है। अगर वो बॉम्बे में या वहाँ पे भी नहीं है, साउथ में, तो फिर उसको दिल्ली नोटो को इन्फॉर्म करते हैं, जिसके अंडर में पूरा हिंदुस्तान के सारे मेडिकल कॉलेज अस्पताल आते हैं। तो जब वो बॉम्बे में भी नहीं होता तो उनको इन्फॉर्म करते हैं, फिर वो लाइनअप करते हैं, उसमें सब रजिस्टर रहते हैं, ऑनलाइन उनको सब दिखता है कि ये अहमदाबाद में पेशेंट है हार्ट का, या लंग का पेशेंट बॉम्बे में है। तो वहाँ से उन टीम को लाइनअप करते हैं, वहाँ से वो उस मरीज के अनुसार उससे ब्लड ग्रुप मिलाना या जो भी चीज़ें होती हैं सब रिपोर्ट हम भेजते हैं, उससे वो मिला के फिर हमें इन्फॉर्म करते हैं तो कि हार्ट के लिए टीम बॉम्बे से आएगी या लंग के लिए टीम दिल्ली से आएगी। तो ये सब लाइनअप सरकारी नियम अनुसार है, और इस पर सरकार का ही नियंत्रण है, उसके अनुसार ही अंगों का एलोकेशन होता है। इसीलिए इसमें लगभग हमें 36 से 48 घंटे लगते हैं। जैसे कभी अक्सर एक और प्रॉब्लम जो हमें आती है कि जब बताते हैं कि भाई पेशेंट सीरियस है और इसको बचने की उम्मीद नहीं है और अंगों का दान इसमें आप कर सकते हैं, या तो जब परिजन कभी कभी तैयार तो हो जाते हैं कि ठीक है सर अब हम तैयार हैं, लेकिन सर हमें तो आप कल सुबह तक कर दो फ्री, तुरंत करो। तो मेरा उनको यही कहना रहता है कि देखिए सर,
अगर हम आपको 3 दिन बाद आपका पेशेंट ब्रेन डेड होता है या सीरियस हालत में होती है या 5 दिन बाद होते हैं, तब आप क्या करते हैं? 5 दिन बाद जाते हैं ना। पर अक्सर ऐसा होता है कि जैसे बोला कि पेशेंट अब सीरियस है, कि बचने की उम्मीद नहीं है, बोलते सर आप तो सुबह हम ले जाएंगे घर, आप तो कल सुबह तक कर लो या 6 घंटे में कर लो, 12 घंटे में। तो मेरा सबसे निवेदन है, इससे बड़ा काम कोई है नहीं, और वो परिवार भाग्यशाली होता है जिनके परिवार में अंगों का कोई दान कर पाए। तो उसमें आप पेशेंस रखें। अगर हम 2 दिन डिले हो जाएंगे, जैसे बच्चे जब विदेश में होते हैं तो भी तो हम 2 दिन बॉडी को रखते हैं उनके इंतजार में, तो उसके लिए पेशेंस रखें। ईश्वर ने आपको जो मौका दिया है वो हर किसी को नहीं मिलता। बिल्कुल। और डॉक्टर राकेश कुमार भार्गव सर, आप यहाँ आए और अच्छी जानकारी आपने साझा की। हमें विश्वास है जो हमारे कार्यक्रम देख रहे हैं वो नंबर जो आपने दिया उस पर भी आपको फ़ोन करके जानकारी लेंगे, और हाँ, हमें विश्वास है कि इससे लोगों को जागरूकता मिलेगी। हमारे स्टूडियो में आने के लिए राकेश सर धन्यवाद, थैंक यू। नमस्कार जी। दर्शकों, देखा आपने, अंगदान महादान है और ऐसा जीवन में हर एक को मौका नहीं मिलता, जैसे डॉक्टर राकेश कुमार भार्गव साहब ने बताया। तो इसके लिए ज़रूर आप आगे बढ़ें और इस पर देश का साथ दें। आज के लिए बस इतना ही, अगले अंग में जल्दी मुलाकात होगी, तब तक के लिए मुझे दें इजाज़त। नमस्कार। नमस्कार, आप सभी का स्वागत है हमारे कार्यक्रम सलाह मशवरा में। हर बार हम अपने इस कार्यक्रम में आपको देश प्रदेश की जानी मानी हस्ती से रूबरू कराते हैं और करते हैं उनसे किसी न किसी नए विषय पर सलाह